बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा आज चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है फॉर किसी भी बिज़नेस के लिए, तो इसकी डिटेल आज हम पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर एक लेक्चर में हो जाए, अगर ना हो सका तो फिर हम इसको दो पे डिवाइड करेंगे। ये टाइम की देख लेंगे किस तरह से करना है। चैप्टर 11 पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अंडरस्टैंड द सोर्सेज एंड टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, कि जो अचानक फाइनेंसिंग की कहीं ज़रूरत पड़ती है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या सोर्स हो सकते हैं, किस तरह की हो सकती है, ये एक तो आप इससे समझेंगे। दूसरा आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड का अगर हम जो क्रेडिट देते हैं व्हेन ट्रेड डिस्काउंट्स आर फॉरगॉन, कि हम जब ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं तो इस ट्रेड डिस्काउंट का जो है वो क्या अफेक्ट होगा, ये हम इसमें से देखेंगे। देन एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेचिंग पेएबल। स्ट्रेचिंग पेएबल का क्या मतलब है एंड अंडरस्टैंड इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, और इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ नेगोशिएटेड और एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और मुख्तलिफ़ तरह की जो नेगोशिएटेड या एक्सटर्नल बोरोइंग होती है वो क्या है और उसके क्या अफेक्ट है वो देखेंगे। देन हम आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और फिर वो फैक्टर्स करेंगे जो अफेक्ट करते हैं कॉस्ट को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की कॉस्ट को, उनको देखेंगे। देन कैलकुलेट द अफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो जो एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग विद और विदाउट कंपनसेटिंग अ बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड आर द कमिटमेंट फ़ी, कि अगर कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई कमिटमेंट फ़ी देनी है तो वो भी उसमें इंक्लूड करके कि इंटरेस्ट क्या है और कमिटमेंट फ़ी है, दोनों मिला के तो वो कितने में हमें चार्ज पड़ा है वो भी देखेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाई फैक्टर्स अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के फैक्टर्स क्या हैं, कि किस डेट में हम रिसीव करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है और क्या डिस्काउंट हम दे सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अगर हम करें बात शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग हो जाती है कि आपको अचानक किसी चीज़ की फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी है तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। या नेगोशिएट फाइनेंसिंग की बात होती है कि अगर आप नेगोशिएशंस करते हैं कि फ़ाइनेंस करने के लिए किस तरह से कि अपना डिले कर लेते हैं, रिसीवेबल्स को जल्दी रिकवर कर लेते हैं या पेएबल को डिले कर लेते हैं, तो इस तरह से आप फाइनेंसिंग कर लेते हैं। फिर फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, और जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टरिंग करेंगे। और कंपोजिशन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आप कैसे कंपोज करेंगे, किस तरह से उसकी कंपोजिशन बनाएंगे और क्या पोर्टफोलियो होगा। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या है। अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर्स फ्रॉम सप्लायर्स, के सप्लायर्स का हमारा अकाउंट पेएबल है, हमने अकाउंट पे करने हैं, पैसे पे करने थे फॉर डेट किसी में, लेकिन हमने क्या किया, उसको थोड़ा रोक लिया। वो जो हमारी पेमेंट थी वो पेमेंट को हमने रोक लिया जो पे करने थे, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने इकट्ठे किए थे जो हमारे पेएबल हैं, जैसे कि सैलरीज हो सकती हैं, टैक्सेस हो सकते हैं, अदर एक्रूड एक्सपेंसेस जो आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं और बाद में आप पे करते हैं तो डिले, वो भी आपके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी। अब ट्रेड क्रेडिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, क्रेडिट ग्रांटेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट ये होता है कि जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ग्रांट करता है, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमने परचेजेज ली, रॉ मटेरियल किसी से लिया, अब रॉ मटेरियल ले लिया लेकिन पेमेंट उसे आफ्टर 30 डेज हमने देनी है, तो अब 30 डेज के लिए आपके पास एक हैंडसम अमाउंट इस हवाले से आ गई, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई कि आप उसको मैन्युफैक्चर करके बेच के मार्केट से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो एग्जांपल ऑफ ट्रेड क्रेडिट की क्या हो सकती हैं,
ओपन अकाउंट्स जैसे कि द सेलर शिप गुड्स टू द बायर, कि सेलर ने गुड्स भेज दी बायर की तरफ विद एन इनवाइस स्पेसिफाइंग अ गुड शिफ्ट, और इनवाइस भी साथ होगी जिस पे होगा कि ये गुड्स हैं और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी होगी वो भी भेज दी, एंड टर्म ऑफ सेल्स, और सेल्स की जो टर्म थी वो भेज दी। यानी कि अकाउंट ओपन हुआ कि उसको सारी चीज़ें भेज दी लेकिन अभी पैसे नहीं लिए। नोट पेएबल, द बायर साइंड अ नोट दैट एविडेंस अ डेट टू द सेलर, जब वो उसके पास रिसीव हो गई चीज़ें जिसमें इनवाइस भी है, सारी चीज़ उसने रिसीव कर ली कि मैंने रिसीव कर ली हैं, तो वो नोट पेएबल इस तरह से बन गया कि अब उसने इतने पैसे पे करने हैं। अब जो नोट पेएबल है उसको होना तो आइडियल सिचुएशन में ये था कि लो जी हमने आपको डिलीवरी कर दी, हमारे पैसे थे, लेकिन पैसे अभी उसने नहीं दिए, नोट रिसीव कर दे। अब उसके लिए ये फाइनेंसिंग शुरू हो गई है, उसका मटेरियल उसके पास पहुंच गया है बायर के पास, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इसको हम कहेंगे कि जितनी देर उसने पैसा इसका रखा वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में चला जाएगा। इसी तरह हम ट्रेड एक्सेप्टेंस की बात करें, द सेलर ड्रा ड्राफ्ट, सेलर एक ड्राफ्ट ड्रा करता है ऑन द बायर दैट ऑर्डर द बायर टू पे अ ड्राफ्ट एट सम फ्यूचर टाइम पीरियड, कि सेलर उसको एक ड्राफ्ट बना के देता है कि आपने ये अमाउंट, इतनी की अमाउंट जिस पे मैंने आपको इनवाइस की है वो आपने मुझे पे करनी है। तो क्या होता है ड्राफ्ट, क्या होता है, ए साइन रिटन ऑर्डर बाय विच द फर्स्ट पार्टी ड्रायर इंस्ट्रक्टर अ सेकंड पार्टी ड्राई, दूसरे को इंस्ट्रक्ट करती है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू द थर्ड पार्टी पे, यानी कि तीसरे एक बंदे को पे कर दें। दी ड्रावर एंड पेज आर ऑफन वन एंड द सेम। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि एक ड्रावर जिसने रॉ मटेरियल बना के भेजा, उसने दे दिया अपने सप्लायर को, अब सप्लायर से को साथ उसने एक नोट दिया कि ये जो अमाउंट आपने पे करनी है वो जाके मेरे सप्लायर को कर देनी है। यानी कि ये सप्लायर था, अपने बायर को दिया, अब बायर को ये नोट किया कि आप ये अमाउंट जाके मेरे सप्लायर को कर दें, जो जिसको उसने सप्लायर की है पेमेंट उसे कर दें। मीन ये है कि ड्रायर जिसने नोट बना के दिया और जो ड्राई है वो ये है कि जो जिसको गुड्स सप्लाई की थी जिसके पास गई, और पेई कौन होगा, जो दरमियान वाले का ड्रायर का सप्लायर था, सपोज हम कहते हैं जी उसको पे कर दे, या बैंक को भी कह सकते हैं, बैंक भी हो सकता है पेई। तो इस तरह से ये ड्राफ्ट होता है। और अगर हम बात करें टर्म्स ऑफ सेल्स की, तो कैश ऑन डिलीवरी, COD मीन कैश ऑन डिलीवरी, एंड CBD कैश बिफोर डिलीवरी, कि एक तो ये है कि कैश जब हम डिलीवर कर देंगे गुड्स तो तब आप हमें कैश देंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप पहले हमें कैश भेजें फिर हम डिलीवर करेंगे। ये क्या होता है, नो ट्रेड क्रेडिट, इसमें तो क्रेडिट कुछ भी नहीं होता क्योंकि जैसे ही डिलीवर की सहायता पैसे आ गए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने जो है जब कैश बिफोर डिलीवरी है, इसका मतलब है एडवांस पैसे ले लिए हैं। दिस रिड्यूसेस द सेलर्स रिस्क अंडर COD, के कैश ऑन डिलीवरी पे ये हो सकता है कि जब माल उसके पास पहुंचे और वो लेने से इनकार कर दे तो वो डिलीवरी पे फिर उसको फ्रेट पड़ जाएगा वापस आने का। द बायर रिफ्यूजेस द शिपमेंट ऑफ एलिमिनेटेड एंड कम्प्लीटली फॉर द कैश बिफोर डिलीवरी, तो मैंने इसके लिए कैश बिफोर डिलीवरी ठीक रहता है। नो पीरियड नो कैश डिस्काउंट, अच्छा जब ये बात इस तरह से होगी कि कैश पेमेंट होनी है जहाँ डिलीवरी पे हो या बिफोर हो, तो उसमें तो ज़ाहिर है क्रेडिट भी नहीं होगा, डिस्काउंट भी नहीं होगा, वो इसलिए कि इसमें फाइनेंसिंग नहीं अब हो रही। नेट पीरियड नो कैश डिस्काउंट, व्हेन द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड द सेलर स्पेसिफिक द पीरियड ऑफ टाइम अलाउड फॉर द पेमेंट, नेट 30 implies फुल पेमेंट इन 30 days फ्राम द इनवॉइस डेट। नेट 30 का मतलब यह है कि आपने किसी को सप्लाईज दी और उसको ये कर दिया कि अगर आप 30 डेज़ में आपने पूरी पेमेंट देनी है, पूरी पेमेंट आपने हमें देनी है विद इन 30 डेज़। तो नेट पीरियड कैश डिस्काउंट की हम अगर बात करें तो इसमें एक टर्म जो पीछे भी हम यूज़ कर चुके हैं 210 नेट 30, मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दें तो आपको 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा, अदरवाइज़ आप जो है ना 30 डेज़ में पूरे के पूरे आपने पैसे देने हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, वही ये कंसेप्ट अब आ रहा है। नेट पीरियड कैश डिस्काउंट क्या होगा, व्हेन क्रेडिट इज एक्सटेंडेड द सेलर स्पेसिफाइज द पीरियड ऑफ टाइम अलाउ
फॉर द पेमेंट एंड ऑफर अ कैश डिस्काउंट, जब उसको कैश डिस्काउंट करता है, इफ़ पेड द अर्ली पार्ट ऑफ द पीरियड दैट इज 210 एंड नेट 30 implies दैट फुल पेमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द अनवाइस डेट लेस अ 2% डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 days, कि अगर तो आप 10 days में पे कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर 10 days में नहीं करते तो 30 days में आपने फिर फुल पेमेंट देनी है विद इन 30 days। इसी तरह सीजनल डेटिंग्स भी होती हैं। सीजनल डेटिंग्स में क्या होता है, क्रेडिट टर्म दैट इनकरेज द बायर्स ऑफ द सीजन प्रोडक्ट टू टेक डिलीवरी बिफोर द पीक सेल पीरियड एंड डेफर पेमेंट अंटिल आफ्टर द पीक ऑफ द सेल पीरियड, के मैन्युफैक्चरर जो है वो सीज़न की सारी डिलीवरी दे देता है और उसे कहता है कि आप सारी चीज़ें बेच के तो सीज़न के बाद मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। अब इसमें मैन्युफैक्चरर का क्या फ़ायदा होता है कि उसको जो टोटल हैंडलिंग कॉस्ट पड़नी थी वो एक तो नहीं पड़ती, दूसरी उससे फिर सेल भी ज़्यादा हो जाती है कि क्लाइंट ज़्यादा माल उठा लेता है, तो उसकी सेल उसके एंड पे सेल हो गई, तो पैसे तो जो है सीज़न के बाद उसको मिल ही जाने हैं। तो ये होता है सीजनल डेटिंग। अगर हम ट्रेड क्रेडिटर एज अ मीन ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें, व्हाट हैपन टू अकाउंट पेएबल इफ द फर्म परचेजेज आ 1000 डे एट द नेट 30, के एक दिन में $1000 की अगर वो परचेजेज कर रहा है तो नेट 30 क्या होगा, एक दिन में 1000 की, तो 30 डेज में कितनी हो जाएगी, 30,000 अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। व्हाट हैपन्स टू अकाउंट पेएबल इफ द फर्म परचेजेज 1500 डे पर डे एट द एंड ऑफ 30, तो देन उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को, तो वो $45,000 हो जाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ बैलेंस। $15,000 इंक्रीजेज फ्रॉम द ऑपरेशन, कि वो ऑपरेशन की वजह से इंक्रीज हो गई है। अब कॉस्ट ऑफ फोर्ज डिस्काउंट क्या होती है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एनुअल कॉस्ट फॉर फोर्ज द कैश डिस्काउंट 210 नेट 30 आफ्टर द फर्स्ट 10 days, तो क्या होता है फर्स्ट 10 days के बाद फिर जो इंटरेस्ट रेट उस पर क्या पड़ रहा होता है, कि अप्रॉक्सीमेट एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी क्या होती है। ये हम कैसे निकालेंगे, नंबर एक तो डिस्काउंट होगा परसेंटेज, वो कितना है हमारा 2% डिस्काउंट है, तो 100% टोटल है, माइनस उसमें 2 निकाल देंगे, 2% निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 पूरे साल का क्योंकि हम निकाल रहे हैं, और डिवाइड करेंगे पेमेंट डेट माइनस डिस्काउंट पीरियड, पेमेंट डेट और डिस्काउंट पीरियड की। तो ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास इसमें आ रहा है 2% इंटरेस्ट रेट है, 100 माइनस 2% इंटरेस्ट रेट है, 365 डेज़ हैं, 30 डेज़ टोटल हैं, 10 डेज़ अगर वो विद इन 10 डेज़ अप्लाई देता है तो 10 माइनस कर देंगे इसको, तो जो इसका इंटरेस्ट रेट निकलता है वो 37.2% निकलता है, जो कि 30 डेज़ के लिए अब होगा, 30 डेज़ में ये आएगा। तो इसको अगर हम करें कॉस्ट ऑफ फार्गो डिस्काउंट क्या होगा, द अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर द वैरायटी ऑफ पेमेंट डिसीजन फॉर 210 नेट, मसलन कितने में हो सकता है, 11 डेज़ में कर रहा है तो फिर इसको 744.9% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर क्योंकि एक ही दिन में उसे पूरी पेमेंट करनी पड़ी ना, जो दो मतलब 10 से 11वें दिन कर रहा है, एक दिन में उसे जो 2% डिस्काउंट मिलना था वो नहीं मिला, तो टोटल पेमेंट 11वें दिन की, तो 11वें दिन पे उसको ज़्यादा बनेगा। फिर अगर 20वें दिन पे करता है तो फार्मूले में हम लगाएंगे 74.5%, और 30th डे में करता है तो फिर क्योंकि हमने ये लगा दिया था फार्मूला और उसमें हमारा ये आंसर 30.27 निकला है, तो 30 डेज़ में ये आ जाती है। तो इस तरह हम 60 और 90 डेज़ की अगर 90 डेज़ तक प्रोलॉन्ग कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। डे फ्रॉम अनवाइस डेट होता है, ये ज़हन में रखिएगा, जो डेज होते हैं वो अनवाइस डेज से स्टार्ट होते हैं। अब स्ट्रेचिंग अकाउंट जो होता है, बेसिकली स्ट्रेचिंग अकाउंट पेएबल ये होता है पोस्टपोनिंग पेमेंट बियॉन्ड द एंड ऑफ द नेट पीरियड इज नोन एज स्ट्रेचिंग अकाउंट पेएबल, यानी कि एंड पीरियड से आप पोस्टपोन कर देते हैं, पेमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं बियॉन्ड द एंड पीरियड, नेट पीरियड से, नोन एज स्ट्रेचिंग अकाउंट पेएबल होता है। आर लीनिंग ऑन द ट्रेड, के ट्रेड पे उसको लियन दे रहे हैं कि आप उसको कुछ दिन ज़्यादा दे रहे हैं। तो पॉसिबल कास्ट ऑफ स्ट्रेचिंग अकाउंट पेएबल क्या हो सकती है, जो पॉसिबल कास्ट है,
कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट इफ़ एनी फॉरगॉन, के एक तो कैश डिस्काउंट जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, दूसरा यह लेट पेमेंट की पेनल्टीज़ लग सकती हैं उसको, और इंटरेस्ट लग सकता है, या डिटेरियोरेशन इन क्रेडिट रेटिंग की उसकी कम हो सकती है, जो कि क्रेडिट को मिलता है अगर वो लेट पेमेंट करता है तो ये उसको यानी कि प्रॉब्लम्स होंगी इसकी। तो एडवांटेज ऑफ ट्रेड क्रेडिट का क्या एडवांटेज होता है, कंपेयर कॉस्ट ऑफ फॉर गोइंग अ पॉसिबल कैश डिस्काउंट अगेंस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट जो आप देते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट, कि आपको एक तो कन्वीनियंस रहता है और दूसरा अवेलेबिलिटी होती है ट्रेड क्रेडिट की। फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज मीन ऑफ फाइनेंसिंग के लिए आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर ट्रेड क्रेडिट के अब कॉस्ट जो है वो कौन बियर करता है, किसको बियर होती है, नंबर एक तो सप्लायर जाहिर, सप्लायर उसको जब सप्लाईज तो उसने नॉर्मल दे दी, एनवाइस डेट से उसने दे दी कि आपने फर्ज 1000 की चीज़ है मैं आपको दे रहा हूँ, 1000 रुपीज़ आपने मुझे देना है या डॉलर 1000 देना है, लेकिन जब उसको वो कहता है कि आप 10 दिन में दे दो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 2%, तो जाहिर है ये अब सप्लायर के अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं ना, जब वो उसको 2% डिस्काउंट देगा तो उसका 980 बन जाएंगे, तो वो अब 20 रुपीज़ जो है वो सप्लायर के कम हो जाएंगे। व्हेन ट्रेड कॉस्ट कैन नॉट बी पास्ड ऑन द बायर बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन एंड डिमांड, जाहिर है कि जब वो कंपटीशन है, प्राइस कंपटीशन है, आगे नहीं जा रहा, तो इस तरह की फिर उनको बेनिफिट देने पड़ते हैं। बायर क्या है, व्हेन कॉस्ट कैन बी फुली पास्ड ऑन थ्रू हायर प्राइस टू द बायर बाय द सेलर, के पहली बात तो सेलर बियर करेगा, दूसरी ये है कि अगर वो उसमें उतना बढ़ा देता है कि कैश डिस्काउंट पे असल प्राइस है और उतनी उसकी बढ़ा के दे देता है कि आपको वो महंगा दे देगा चीज़, ताकि आप इसको जब पे करेंगे तो आपका पे ऑफ हो जाएगा, तो वो फिर बायर करेगा। बोथ क्या है, व्हेन कॉस्ट कैन पार्शली बी पास्ड ऑन द बायर एंड सेलर, जब बायर और सेलर दोनों के मुताबिक हो जाएगी तो देन जो है इसका फिर दोनों इसको बियर करेंगे। आगे आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस हमने अक्सर शुरू से ही पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग की टर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं जो आपने किसी के देने हैं लेकिन अभी दिए नहीं, पैसे आपके पास हैं लेकिन पेएबल हो गए हैं, तो वो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, जिसकी एग्जांपल सैलरीज हो सकती हैं कि सैलरीज बंदे ने पहले दिन से कमाना शुरू कर दिया, उसकी पेएबल आपको बन गई, लेकिन महीने के एंड पे या विद इन 7 डेज आप पे करते हैं, तो मतलब पेमेंट तो उसकी बन रही थी लेकिन आपने उसको पैसे रखे हुए हैं, अक्रूड हैं, जो आपके पेएबल हैं। इसी तरह टैक्सेस हो सकते हैं या और कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपने पे करने हैं लेकिन आपने उसकी सर्विसेज ले ली हैं, उसमें से कमा लिया है। अमाउंट ओड बट नॉट येट पेड की अमाउंट आपने देनी है लेकिन अभी पे नहीं की, फॉर द वेजेस टैक्सेस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सारी चीज़ों का पे हो सकता है, अक्रूड इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, डिविडेंड पे भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है। दी अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट इज़ अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, लेकिन आप जब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को फाइनेंस करके यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग आपकी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं वेजेस की बात करूं, बेनिफिट accrue by no direct cash cost but cost can develop by reduce employee morale and efficiency, को डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन उसकी वजह से मोरल की एफिशिएंसी, जो एम्प्लॉई है उसका मोरल भी कम हो सकता है और एफिशिएंसी कम हो सकती है। टैक्सेस की बेनिफिट क्रू अनटिल द ड्यू डेट बट कॉस्ट ऑफ पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट बियॉन्ड द ड्यू डेट रिड्यूसेस द बेनिफिट, कि आपको अक्रूवल जो टैक्सेस हैं उसका बेनिफिट तो होता है कि ड्यू डेट से पहले पहले आप उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर ड्यू डेट को आप पे नहीं कर सके और आपकी डेट एक्सीड हो गई तो फिर आपको पेनल्टीज़ भी पड़ेंगी, तो उन पेनल्टीज़ का भी फिर आपको देना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है ये एक उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का जो टाइप्स क्या है, टाइप ऑफ नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग क्या है, मनी मार्केट क्रेडिट हो सकता है कि मनी मार्केट में क्या है, कमर्शियल पेपर है कि आपने क्रेडिट पे गुड्स ली और उसको एक पेपर दे दिया कि ये आप जो ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो दे सकती हैं, ठीक है, प्रोमेजरी नोट टाइप उसको कमर्शियल पेपर दे दिया कि ये आप जाके किसी को भी बेच के उससे पैसे ले सकते हैं या बैंक से पैसे ले सकते हैं, या बैंकर्स एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि बैंक कहते हैं कि आप फलां कंपनी का मुझे ला के दे दे, मैं उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये बैंक्स को भी कर देते हैं। इसी तरह अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ऐसे होते हैं कि जिनके अगेंस्ट कोई आपने सिक्योरिटी नहीं रखी होती,
वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट हो सकता है कि किसी को लिमिट दे दें आपके, आप इतना क्रेडिट ले सकते हैं जब जब आपको ज़रूरत पड़े। फिर रिवॉल्विंग ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं कि पहला लिया नया एग्रीमेंट बना दिया, जिस तरह से मोस्टली माइक्रो फाइनेंसिंग वाले आजकल कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रांजैक्शन लोन जो है, ट्रांजैक्शन लोन ये है कि आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन का जो है आपके पास आ जाता है। इनको हम आगे अच्छी तरह भी पढ़ लेते हैं। स्टैंड अलोन कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, अनसिक्योर्ड होता है कि यानी कि इसके अगेंस्ट कोई वो ली नहीं जाती सिक्योरिटी। प्रोमिसरी नोट होता है जनरली इशू बाई अ लार्ज कारपोरेशन, यानी कि बड़ी कारपोरेशन करती हैं, जो अनसिक्योर्ड कारपोरेट उसकी होती हैं वो कर सकती हैं। ये आम बंदे का ज़ाहिर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कमर्शियल पेपर मार्केट इज़ कंपोज्ड ऑफ द डीलर्स हो सकते हैं, उसके डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट हो सकती है। एडवांटेजेस क्या हैं? चीपर दैन द शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक के, आपने कमर्शियल बैंक से जो लोन लेना है उससे ज़रा चीपर है, सस्ता है, इसलिए इसका कमर्शियल पेपर का आपको फ़ायदा है। डीलर्स रिक्वायर ए लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंश्योर दैट द कमर्शियल पेपर इज़ पेड ऑफ, के डीलर्स जो हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है, क्रेडिट, तो वो इसको जो बेहतर समझते हैं। तो अगर हम बैंक सपोर्टेड कमर्शियल पेपर की बात करें तो वो ऐसा है कि बैंक प्रोवाइड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या दे देता है? फॉर अ फ़ी, एक फ़ी के अगेंस्ट उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कि आप इतना क्रेडिट ले सकते हैं। ग्रंटिंग द इन्वेस्टर्स दैट कंपनी ऑब्लिगेशंस विल बी पेड, कि कंपनी उसके अगेंस्ट सारा पे कर देगी, ये होता है। अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो एलसी है, जैसे कि लोकल एलसी है कि आप प्रॉमिस किसी भी बैंक गारंटी के अगेंस्ट आप प्रॉमिस उससे कर लेते हैं कि उसको पेमेंट मैं दूंगा। अगर आपका सप्लायर आपको बायर आपको पेमेंट नहीं देता तो बैंक कहता है मैं आपको दे दूंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट कर देता है इशू, जिससे उसको माल पहुंच जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके तो अपना पैसे दे देता है, तो बैंक से फिर अपनी गारंटी ले लेता है। द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, यूजली अब बैंक होते हैं ज़्यादातर, वो देते हैं फॉर द पेमेंट इन इवेंट दैट सर्टन कंडीशन आर मेट, इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एज अ गारंटी पेमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, के किसी भी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट वो उसकी गारंटी दे देता है पेमेंट की कि मैं पेमेंट दूंगा। तो इसी तरह से फिर सप्लायर उसको माल भेज देता है अपने बायर को कि बैंक की गारंटी आ गई है, तो वो बायर जो है उसको यूज़ करके पेमेंट ऑन ड्यू डेट दे देता है। लेकिन उसको सिक्योरिटी ये होती है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो बैंक से ले लेगा, तो बैंक के पास उसकी सिक्योरिटी पड़ी होती है, तो इसलिए ये सर्कल बिजनेस का चलता रहता है। बेस्ट फॉर लेसर नॉन फर्म असेस लोअर कॉस्ट फंड, तो ये है कि नॉन फर्म जो हैं उनको लोअर रेट पे इस तरह से फंड मिल जाते हैं। बैंक एक्सेप्टेंस की अगर अब हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी ट्रेड नोट होते हैं, ट्रेड नोट होता है जिस पे उसको मिल जाती है, तो शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी ट्रेड नोट्स होते हैं फॉर विच द बैंक बाई हैविंग एक्सेप्टेड दैम, कि जिसको बैंक एक्सेप्ट करता है प्रॉमिस टू पे द होल्डर्स द फेस अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, के उसको जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी उस पे वो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है कि इतनी पेमेंट हम आपको दे देंगे। यूज टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड और द शिपमेंट ऑफ द सर्टन मार्केटेबल गुड्स, के यूज़ के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और लिक्विड मार्केट प्रोवाइड्स द रेट सिमिलर टू द कमर्शियल पेपर नोट, तो वो कमर्शियल पेपर नोट के सिमिलर रेट से दे देती हैं। तो अब हम इसमें बैंकर्स एक्सेप्टेंस तक आ गए हैं हम, तो इसकी हम पहला पार्ट जो है यहाँ ख़त्म करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हम शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन से स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होते हैं और उसको सिक्योर्ड क्या है, अनसिक्योर्ड क्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। और ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर चाहते हैं कि आप खुद भी सीखें और दूसरे भी आपकी वजह से सीख सकें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में बाद में आएंगे इस चैप्टर के, चैप्टर 11 के। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।